नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस अवसर पर उन्होंने वेब हेलरीज में म्यूटेशन का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। रिपोर्ट देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति का इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेब हेलरीज में म्यूटेशन का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति जमीन का रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। एक विषय है और वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ विषय है। यानी जैसे कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है, तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूँ जो जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, जमीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जैसे रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2019 में इंतकाल की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना हमारा घोषणा पत्र की प्रमुख घोषणाओं में से एक थी और पूरे सिस्टम पर गहन अध्ययन करने के बाद आज ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से परिवर्तन के लिए हमने जो पहल की है वे जनहित में है। इस पोर्टल का लॉन्च स्वच्छ और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसे व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ
आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले म्यूटेशन कराना किसी महाभारत से कम नहीं होता था, लोगों को इसके लिए दर दर भटकना पड़ता था। इसी को देखते हुए हमने सब कुछ आईटी प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विवादास्पद म्यूटेशन के मुद्दे को भी हल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मुकदमा न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब से हमने सत्ता संभाली है, कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है और इसके कार्यान्वयन के लिए नई आईटी प्रणालियां शुरू की गई है। कई लोग हमारी कार्यशैली की आलोचना करते हैं क्योंकि उन्हें आमूलचूल बदलावों को पचा पाना मुश्किल लगता है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके चलते संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर होते हैं, तो डीआरओ का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब तहसील नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे जिले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं वो सभी अब डीआरओ को और एसडीएम को दे दी गई है। उसको भी एक प्रकार का तहसीलदार एक प्रकार का वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की वो सारी उसको हो गई। तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रेशन की जो पावर है उसको मिली है। फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब एसडीएम को और डीआरओ को भी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के विवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैं कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत दूसरी श्रेणी में 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। ऐसे सभी लोगों को भी 2,750 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विधुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष
जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। लगभग 65,000 के आसपास को अविवाहित है, पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 180 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अनियमित कॉलोनियों के संबंध में कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा राज्य भर में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कानूनों और नीतियों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अभी तक लगभग 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची हमारे पास है, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कॉलोनीज को ऑथराइज करने का एक अभियान हमारा चल रहा है, वो यूएलबी भी चला रहे हैं और टाउन कंट्री प्लानिंग भी बना रहे हैं। जो तो शहर का अर्बन एरिया है उसमें तो यूएलबी करेगी, जो उससे बाहर कोई कॉलोनियां बनी है उसको टाउन कंट्री प्लानिंग करेगी। उसमें कई ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, चाहे वो नीति पॉलिसी में होगा, कोई लॉ में होगा, वो सब चीजें एक करके कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में कुछ घोषणा की भी थी, 67 या समथिंग लाइक इतनी, जो उससे पहले एक बार 600 की थी। तो ये 1200 ऐसी नई, 1200 तो बोल के यूएलबी की है, 800 उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग की भी है। 2000 ऐसी कॉलोनीज की लिस्ट हमारे पास है, जिसको हमने अप्रूव करने का प्रोसेस चालू किया, उसको जल्दी करेंगे। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजेश खुलर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र डाटा के अनुसार राज्य में 2.70 लाख दिव्यांग हैं, जिनमें से 26% यानी लगभग 73,197 के प्रमाण पत्र लंबित हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही है, ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सीईटी के मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना उम्मीदवारों को भर्ती से संबंधित नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय में भर्ती के 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाए जाने से संबंधित नियम और शर्त के बारे में पता था। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी होने के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र डेटा के अनुसार राज्य में 2.70 लाख दिव्यांग हैं, जिनमें से 26% यानी लगभग 73,197 के प्रमाण पत्र लंबित हैं। ऐसे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूडीआईडी कार्ड जल्द बनवाया जाए। इसके अलावा 2 सप्ताह से लेकर अधिकतम 8 सप्ताह तक का समय दिया गया है। इस अवधि में इन सभी को प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। एक तो आपकी जानकारी के लिए, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को एक प्रमाण पत्र ये हमको देना होता है। तो हमारे पास अभी जो संख्या है लगभग 2,78,000 कुल संख्या है, जिसमें से पेंडेंसी जो है वो कुल 73,197 लोग ऐसे हैं जो 26% बनते हैं, जिनको अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके। अब चूंकि ये डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र का आ गया है, हमने निर्देश दे दिए हैं डिपार्टमेंट को कि यूडीआईडी कार्ड जो है वो जल्दी से बनाए जाए, और उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, अब वो हर जगह अलग अलग, जितनी वर्कफोर्स है या जितनी पेंडेंसी, उस हिसाब से सबने 2 सप्ताह से लेकर के और मैक्सिमम 8 सप्ताह का समय लिया गया है। तो ये 8 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो 73,197 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र ये बन जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी कठिनाई लोगों की थी, जिसके ऊपर हमने ध्यान करके इसको आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य की मौत होने या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि दयालु योजना में अब तक 227 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा 600 व्यक्तियों का डाटा और उपलब्ध है, जिसे सत्यापित किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपए, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए और 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 3 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है। एक और हमने एक ऐसी योजना दी है, उसकी नोटिफाई तो हो चुका है, लेकिन आपसे शायद उसकी चर्चा हमारी बहुत कम हुई है, और वो योजना है दयालु योजना। दयालु योजना में भी हमने जो गरीब परिवार हैं, आय वही 1,80,000 कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसको तुरंत कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिले। हालांकि ये योजना कोई खुशी की योजना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को सहायता मिले, इसलिए एक संवेदनशीलता दिखा करके हमने ये काम किया है। और उस योजना में अगर 1,80,000 से नीचे का परिवार है और उसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 नहीं है 6 है, क्यों 6 है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उस परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। किसी भी कारण से डेथ हुई हो, वो है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन अब हम धीरे धीरे उसको फास्ट कर रहे हैं कि हर डेथ जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड, हर बर्थ है दैट शुड बी रजिस्टर्ड। इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बनेगी, चाहे आंगनवाड़ी से बनेगी, चाहे गांव में चौकीदार, शमशान घाट, ये सब को इन्वॉल्व करके और उसकी व्यवस्था बनेगी। अभी तक ये सारा मैं बताता हूँ, फिर संख्या बताऊंगा। 12 से 18 वर्ष तक, 12 से अधिक और 18 तक उस परिवार को ऐसे किसी सदस्य के जाने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 25 वर्ष तक ये 3 लाख मिलेंगे। इसमें सब में 18 से ऊपर की कुछ सरकारी योजनाएं जैसी होती हैं, प्रधानमंत्री मानो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेंगे और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार और देगी, तो कुल 3 हो जाएंगे। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया तो उस योजना में से, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो, और 3 लाख रुपया सरकार अलग से देगी। 45 से 60 अगेन ये 3 लाख रुपया है ना, 45 से 60 ये 3 लाख रुपया। इसमें भी नहीं, इसमें भी एक श्रेणी में 2 लाख 45 से 50 वालों को मिलेगा, वो श्रेणी है PMJJBY, और दूसरी श्रेणी में वो 60 साल तक, क्या वो 70 साल तक भी मिलेगा, वो 2 लाख मिलेगा। लेकिन वही है जो इन योजनाओं से मिलेगा, उसके बाद अतिरिक्त 1 लाख रुपया 45 से 50 ये सरकार देगी, और 50 से 60 भी 1 लाख रुपया उस योजना में जो मिलेगा, उसके अलावा 1 लाख रुपया सरकार और देगी। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों की जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए समय समय पर बैठक कर विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी तरह के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने को लेकर संबंधित विभागों की जवाबदेही होगी। अगर किसी भी कार्य में कोई भी समस्या आती है तो उसका जल्द समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्ति भी
अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को प्रगति पर लाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज हित में निरंतर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जनता के काम हो और साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। आज के तकनीकी दौर में योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर पर ही मिल रहा है। हम जनता के हित के लिए नई तकनीक से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को आ रही समस्याओं को देखते हुए हर सप्ताह कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस विषय पर तेजी से कार्य किया जाए। अगर कहीं पर भी स्टाफ की कमी है तो वहां पर अधिक स्टाफ लगाया जाए। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी उपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश का मनोहर विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से हरियाणा हर रोज सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज नशे की समस्या समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान में पुलिस विभाग कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करे। ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों के प्रति भी जागरूक करें। नशे की जो लत है या जो आदत है कुछ जिलों में बढ़ी है, खास करके जो पंजाब के साथ लगते हुए जिले, उसमें पहले भी नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसके अंदर 10 जिलों का नाम हमारा हरियाणा का भी आया था। हम उसके लिए अलर्ट हैं, उस पर काम करने के लिए। पीछे हमने 26 जून को सभी सामाजिक संस्थाएं उन सब लोगों को बुला करके एक वातावरण बनाया गया है कि वो सभी इसको ओन करें। और जिला शाह टैक्स जो अपना टास्क फोर्स बन रही है, प्रदेश की टास्क फोर्स बन रही है, तो इसमें पुलिस के विभाग के लोग भी लगे हैं। सब जनता को इसमें शामिल करके इस अभियान को आगे हम बढ़ाएंगे ताकि एक अभिशाप है ये, तो ये अभिशाप कैसे हम दूर कर सके, बच सके। लास्ट वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज नशे की समस्या समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान में पुलिस विभाग कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करे। ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों के प्रति भी जागरूक करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत जिला में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा उदय कार्यक्रमों के तहत कार्यवाही जा रही सभी गतिविधियों को पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों को भी हरियाणा उदय कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर कलात्मक के साथ साथ रचनात्मक काव्य पाठ और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी और विशेष अधिकारी पंकज नयन उपस्थित रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार की प्रमुख योजना निरोगी हरियाणा का आरंभ कब किया गया था? A 23 नवंबर 2021, B 12 नवंबर 2022, C 10 नवंबर 2021, D 29 नवंबर 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो
हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।